Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर कोर्स में स्वागत है। और अब तक आप अगर देखेंगे तो हमने आर के बारे में जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में बात करी कि हम कैसे आर को आरंभ करेंगे, कैसे क्लिक करेंगे, कहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, कैसे किसी कमांड को आर कंसोल में टाइप करेंगे, और जो उसकी बहुत ही बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस होती हैं जिनको देख करके लोग घबरा जाते हैं। कोई अगर आज आपसे कहे अच्छा जाइए और आर कंसोल में ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करके आइए, क्या आज आपको ये सेंटेंस सुन करके कोई दिल में घबराहट होगी? या कोई आपसे कहे कि ओके आप इस आर कंसोल में जा कर के इस पैकेज को इंस्टॉल करिए और इसको लाइब्रेरी फंक्शन से अपलोड करिए, ये सेंटेंस सुनकर के क्या आपके दिल में लेश मात्र भी कोई खौफ या भय आया है? मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने पहले के लेक्चर्स अगर ध्यान से पढ़े हैं या सुने हैं तो आपके दिल में कोई खौफ नहीं आना चाहिए। तो हम इतने सारे लेक्चर करने के बाद में आज इस जगह पर आ चुके हैं कि आर क्या होता है, आर के अंदर कैसे काम करते हैं, इसके बारे में मुझे मालूम पड़ चुका है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जब हम स्कूटर या कार चलाना सीखते हैं तो कार के अंदर जब हम बैठ जाते हैं तो उसको समझ में आ गया कि ये स्टीयरिंग है, ये एक्सीलरेटर है और ये हमारा क्लच है और ये ब्रेक है, और मुझे एक एक चीज़ों के काम क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी पता चल गया है। अब आवश्यकता है कि गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाया जाए, तो यही काम हम आज आर के साथ भी करते हैं। मुझको अपने आर के आर कंसोल, आर स्टूडियो, पैकेजेस, लाइब्रेरी, GUI विंडो, GUI एडिटर, इन सब के बारे में मालूम चल चुका है। अब हमको अपना प्रोग्राम लिखना है। यही तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर सीखने का, कि अगर आप सॉफ्टवेयर सीख करके अपना प्रोग्राम भी नहीं लिख पाएंगे तो फिर सीखने का फ़ायदा क्या है? तो हम इस कार की आज से शुरुआत करते हैं और हम अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। अब जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, किसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी? आप कोई भी कंप्यूटेशन करोगे तो कंप्यूटेशन करने के लिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, सभी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब ये सवाल आता है कि ये काम हम आर में कैसे करें? और आर के अंदर आप अगर देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में, आर के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और आर के अंदर कुछ ऐसे हमारे फीचर्स हैं जो बाकी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, और उससे हमारी बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। और ख़ास तौर पे आप अगर गणित और सांख्यिकी के जो टॉपिक्स होते हैं आप उसके बारे में आप अगर आर में करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत जल्दी हो जाती हैं और बहुत आसानी से हो जाती हैं। लेकिन मुझे उसको एक एक स्टेप करके धीमे धीमे आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, जिनको पानी में तैरना नहीं आता है, उनको लगता है कि उसमें क्या रखा है, बस इस तरह का कमांड बना, इस तरह का फेस बनाया, धड़ से पानी में जंप लगाई और यूं यूं करके हम आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन जरा कभी करके देखिए, इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान भी है, क्योंकि आप दुनिया में देखिए बहुत सारे लोग तैर लेते हैं, यहाँ तक कि एक जानवर भी तैर लेता है, तो हम तो इंसान हैं। लेकिन उसको सीखना पड़ता है। आपने अगर कभी स्विमिंग सीखी है, पानी में तैरना सीखा है,
तो आपका जो भी इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको छोटे छोटे स्टेप्स पहले सिखाता है। पहले आप खाली हाथ चलाइए, फिर आप सांस लेने की कोशिश करिए और धीमे धीमे आप एक अच्छे तैराक बन जाते हैं और आप पूरा जो स्विमिंग पूल है या जो रिवर है उसको पूरा पार कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही हम भी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और बाद में हम उनको एक साथ क्लब कर देंगे और छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे धीमे धीमे ये आगे बढ़ती जाएंगी और हमारी सहायता करती जाएंगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की और इस लेक्चर में हम आपको जो छोटे छोटे कमांड्स हैं उसके बारे में बताएंगे। और मुझको ये पता है कि आप सभी को कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पक्का आता है 100%। तो हम शुरुआत क्यों ना यहीं से करें। पहले हम आपको ये दिखाएं कि जिस तरीके से आप एक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हो ऐसे ही आप आर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब अगर ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ठीक है, चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। हम और आप एक साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रिवर कैसे पार नहीं होती और आपको स्विमिंग कैसे नहीं आती है। कोई सवाल ही नहीं कि ना आए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको मैं फिर से बता दूं एक बार कि इस लेक्चर में मैं अपनी जो भी स्लाइड्स को इस्तेमाल कर रहा हूं आप उसको मेरी इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं home.iitk.ac.in/SHALAB/SP मतलब स्वयं प्रभा। और इसी को आप अगर एक QR कोड के थ्रू भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो आपने सेल फोन में कोई भी फ्री का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में ये आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ले आएगा और इस वेबसाइट में जा करके आप अपने कोर्स के अंदर इस लेक्चर के करस्पॉन्डिंग जो भी लेक्चर नंबर 6 है उसके करस्पॉन्डिंग आप अपनी स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी स्लाइड PDF फॉर्मेट में है तो ये आपको सहायता करेंगी। ओके, अब हम आते हैं बिल्कुल एक छोटी छोटी बातों पर और यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये साइन तो अब आप पहचानते ही होंगे। जब आप आर को आरंभ करते हैं, जब आप आर के आइकन पर डबल क्लिक करके आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला साइन आपको यही मिलता है और इसको हम कहते हैं, ये आर का प्रॉम्प्ट साइन है। ये एक हमारी एक कंप्यूटर की भाषा होती है, प्रॉम्प्ट। राइट, प्रॉम्प्ट साइन मतलब कि जहाँ से हम आरंभ करते हैं, जहाँ पर हम अपने कमांड को टाइप करेंगे। जो भी हमारी कमांड लाइन होगी ये हमको कैसे पता चलेगा कि हम कमांड लाइन पे हैं या हम कहीं और हैं। तो ये मुझे बताएगा कि ये मेरा प्रॉम्प्ट साइन है और जो भी मुझे कमांड टाइप करना है इसी जगह पे टाइप करना है और इसी से हमको इसी पॉइंट से मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी बात आती है कि अगर मुझे किसी वैल्यू को, किसी मान को, किसी संख्या को किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो कैसे किया जाए। आपने कभी सोचा है कि अगर हमने गणित में आप बहुत बार लिखते हो x = 40, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग की भाषा से या प्रोग्रामिंग की निगाह से देखेंगे तो ये होता है कि x हमारा एक वेरिएबल है और जिसको मैंने 40 वैल्यू दी हुई है। अर्थात जैसे ही मैंने लिखा x = 40, ये 40 वैल्यू हमारी x के अंदर आ जाएगी और x ख़त्म हो जाएगा और x के ऊपर 40 आ जाएगा। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, x और इसके ऊपर 40। तो दैट मीन्स कि दोनों वैल्यू हमारी एक हो जाएंगी। दैट मीन्स कि x की जगह पर आपने 40 को रिप्लेस कर दिया है। ओके, ये हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अर्थात कि x को वैल्यू 40 असाइन करने के लिए हम कंप्यूटर को कैसे बताएं। तो कंप्यूटर की भाषा में हम इस अपने संदेश को कन्वे करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वलिटी साइन, बराबर का चिन्ह। और जब हम इसको ऐसा लिख देते हैं इसका मतलब ये है कि x वेरिएबल को वैल्यू 40 असाइन हो गई है और ये जो हमारा इक्वलिटी साइन है, बराबर का चिन्ह है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब आपको यहाँ पे लगेगा इसमें कौन सी खास बात थी, ये मैं क्यों इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि आर के अंदर दो तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। एक तो होता है ऐसा साइन, इसमें मैंने क्या किया, आपके कीबोर्ड पर
एक साइन होता है लेस देन, लेफ्ट एरो का, उसको लिखा और उसके साथ में जो माइनस का साइन होता है उसको लिख दिया। आप इसको माइनस कह लीजिए, हाइफन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये अंडरस्कोर नहीं है। आपके कीबोर्ड पे आप अगर ध्यान दोगे तो आपके पास दो साइन होते हैं, एक हाइफन या डैश और एक होता है अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर में क्या होता है, अगर ये हमारा हाइफन है तो अंडरस्कोर हमारा ऐसे बनेगा, उसके नीचे जाएगा, वो नहीं है ये। और दूसरा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वलिटी साइन। आप इनमें से कोई भी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, चाहे आप लिखिए x लेस देन हाइफन 40 या आप लिखिए x इक्वल टू 40, दोनों का आउटपुट एक ही आएगा। और मैं आपको इसको आर में करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने x लेस देन हाइफन 40 किया है और x की वैल्यू को जब किया तो ये 40 आ गया, और जब मैंने x इक्वल टू 40 किया और यहाँ पे x इंटर किया तो भी हमारा 40 आ गया, राइट। तो ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अभी ये सवाल आता है कि ये ऐसा क्या हो गया कि आर के अंदर दो तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, सत्यता है। क्योंकि मेरे साथ में क्या है कि मैं और आर दोनों समय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आर मेरे सामने पैदा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि आर जो था वो एक और सॉफ्टवेयर था S प्लस को कंपीट करने के लिए आर का डेवलपमेंट किया गया था। तो क्या हुआ कि जब S प्लस हमारा सॉफ्टवेयर आया था, उसके अंदर जो हमारा प्रॉम्प्ट साइन था वो ये वाला था, लेस देन और हाइफन। तो जब हमारा आर का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो बेसिकली लोगों ने S प्लस को कॉपी करने की कोशिश करी थी, उसको इमिटेट करने की कोशिश करी थी। तो आर के अंदर भी उन्होंने इसको ही प्रॉम्प्ट साइन बना दिया, लेस देन हाइफन। धीमे धीमे करके आर आगे बढ़ता गया और पिछले कुछ एक सालों में जो नया वर्जन आर का आया उसके अंदर उन्होंने असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वलिटी साइन बना दिया। तो अब क्या हो गया, अब आर के अंदर लेस देन हाइफन और इक्वलिटी साइन बराबर का चिन्ह दोनों हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। और आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का आउटकम में कोई फर्क नहीं आएगा। अब आप अगर मेरी स्लाइड में देखोगे ना तो आपको कहीं पर इक्वलिटी साइन दिखाई देगा, कहीं पे लेस देन हाइफन और हाइफन साइन दिखाई देगा। उसके पीछे पता है क्या कारण है? मैंने जब शुरुआत करी थी आर को सीखने की तो मेरी आदत पड़ गई है लेस देन और हाइफन लिखने की। अब पिछले कुछ सालों में जब ये बदल गया तो मैंने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करी है। कुछ हद तक अब तक सफल हो पाया हूँ, आगे मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, बिलीव मी। इसलिए कभी कभी मैं आदतन मैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको मैं लेस देन और हाइफन भी यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी आदत में आ चुका हुआ है, बहुत सालों की आदत है। एंड यू नो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये दोनों ऑपरेटर हैं, दोनों का आउटकम एक आता है और आप इसमें से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, तो चलिए पहले हम इसको एक बार आर में करके देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। ओके, अब मैं आपसे कहता हूँ जाइए जा कर के आर कंसोल में कमांड लाइन के ऊपर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके लाइए। आपको कैसा लगा? इसमें क्या रखा है? आप सिंपल बोलोगे सर क्या बेकार की बातें करते हो, ये तो बहुत ही आसान काम है, राइट। आर कंसोल क्या होता है? ये तो है। मैंने कहा नहीं आर कंसोल नहीं, आर की ग्राफिक यूज़र इंटरफेस विंडो पे जाइए। आप बोलोगे सर इसमें क्या रखा है? यही तो जो विंडो खोल करके सबसे पहले आती, इसी को तो हम RGUI विंडो या आर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस विंडो कहते हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है? ओके, चलिए अब देखिए आप यहाँ पे आ गए। अब ये बताओ ये क्या है? ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको बताओ क्या है ये? यही तो मैंने कहा था कि ये प्रॉम्प्ट साइन है, इसी को तो बोलते हैं प्रॉम्प्ट साइन। और इसी के आगे आपको जो भी टाइप करना है आप इसको टाइप करोगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट साइन के अलावा भी इसमें कुछ और हो सकता है। तो ये आपको जानना और पहचानना बहुत आवश्यक है कि आप ये पहचाने कि प्रॉम्प्ट साइन इसमें है क्या।
ये ग्रेटर देन साइन है कि डॉलर साइन है कि हैश साइन है कि क्या चीज़ है ये। ओके, अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें टाइप करता हूँ x इक्वल टू 40, राइट। देखिए, तो ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर था, इक्वलिटी साइन, बराबर का चिन्ह। अब हम देखते हैं कि अगर मुझको देखना है कि x की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे x का जो वेरिएबल नेम है उसको टाइप कर दूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। देखिए, x की वैल्यू आपको मिल गई 40, राइट। अब देखिए, मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं पहले। अब मैं यहां पे टाइप करता हूं x इक्वल टू सपोज 60 और मैंने एंटर कर दी। अब आप मुझे ये बताइए कि अब x की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, 40 की 60। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रिप्लेसमेंट होता है। अब हमने जब कर दिया x इक्वल टू 60, तो जो 40 वैल्यू पहले की थी वो हमारी 60 से रिप्लेस हो गई है। और अब अगर आप x की वैल्यू देखेंगे तो देखिए क्या आ गई, 60। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको रिप्लेसमेंट फिर से करते हैं और आपकी हम रिप्लेसमेंट इक्वलिटी साइन यूज नहीं करते हैं, बराबर का चिन्ह यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लेस देन और हाइफन साइन डैश उसको यूज करेंगे। और हम कर देंगे, आपको समझने के लिए आप एक इसमें ब्लैंक स्पेस भी दे सकते हैं और इसमें हम इसकी वैल्यू कर देंगे सपोज 70। तो अब देखिए, आपने पहले देखा था कि अगर आप x इक्वल टू 40 की जगह x इक्वल टू 60 कर रहे हैं तो 40 की वैल्यू हट करके वो वैल्यू 60 हो गई थी। अब मैं कर रहा हूं x इक्वल टू 70, लेकिन हम इक्वलिटी साइन का उपयोग ना करके हम जो हमारा अगला प्रॉम्प्ट साइन है, पहले का प्रॉम्प्ट साइन है, उसको यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है, मैंने इसमें एंटर कर दिया। अब आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पे x को दबाने पर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 60 की 70। अगर आपका ये वाला साइन अगर ये सही है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, तो अब यहाँ पर x इक्वल टू 70 आना चाहिए और x इक्वल टू 60 की जगह x इक्वल टू 70 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 एंटर। देखिए क्या आ गया, 70। सो नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो कि ये दोनों साइन जो हमारे हैं x इक्वल टू और जो x ग्रेटर देन हाइफन, दोनों हमारे एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी चीज आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दी, मैंने देखिए ऐसे लिखा था पहले, x हाइफन डैश और बिना किसी ब्लैंक स्पेस के, और बाद में मैंने इसमें ब्लैंक स्पेस दे दिया। आप देखोगे इसमें से कोई फर्क नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप x इक्वल टू 80 करोगे तो भी आंसर x इक्वल टू 80 आएगा, और अगर आप x के बाद अगर आप एक ब्लैंक साइन दे दोगे और ब्लैंक साइन के बाद अगर 80 करोगे तो भी x इक्वल टू 80 आएगा। और अगर एक से ज़्यादा भी अगर आप ब्लैंक साइन देना चाहो, अगर से x इक्वल टू 100, तो भी आपको x इक्वल टू 100 ही मिलेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि R की प्रोग्रामिंग में ब्लैंक साइन की कोई वैल्यू नहीं होती है, जब तक कि हम उसको अगर किसी डबल कोट्स के अंदर नहीं देंगे। उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैरेक्टर्स हैं कि न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिक केस में अगर हम कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर के आगे पीछे अगर हम कितने भी ब्लैंक साइन देते हैं, या हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के आगे पीछे अगर हम कितने भी ब्लैंक साइन देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको समझना है। ओके, तो नाउ हम लोग इसको साफ़ करते हैं अगले काम के लिए, और कंट्रोल L दबाते हुए हम अपनी स्लाइड पर वापस आ जाते हैं। एक सवाल हमारे सामने और आता है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसमें हम कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 40, अर्थात मैंने एक वेरिएबल x को वैल्यू 40 दे दी। अच्छा, मुझे ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है। अब तो समझ में आ गया ना कि ये प्रॉम्प्ट साइन है, और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे ही तो मैं आपके R कंसोल में लिख रहा हूँ, ऐसे ही तो मैं कमांड लाइन में टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने आपको शुरू में बताया था इसीलिए कि ये जो सिंबल है खाली ये आपको ये बताएगा कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये आप कमांड लाइन पर भी जा कर के कर सकते हो। लेकिन आप इस कमांड को जब आप अगर अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करोगे, देन आपको ये वाला साइन को कॉपी नहीं करना है, आपको खाली x इक्वल टू 40 को कॉपी करना है। ओके, चलिए अब हम अपने काम पे लौटते हैं।
तो अब अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एक वेरिएबल लिया x और लिख दिया x इक्वल टू 40, अर्थात कि x के अंदर अब वैल्यू हमारी 40 स्टोर हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक हम कमांड और लिखते हैं x इंटू 4, x और को हम 4 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये जो स्टार का साइन होता है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा प्लस का साइन होता है इससे हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, माइनस के साइन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, एंड सो ऑन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने x की जो भी हमारी वैल्यू जो हमने ऊपर से ली है उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये जो भी वैल्यू हमारी आएगी इसको मैंने एक नए वेरिएबल में असाइन कर दिया y में। तो मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया, y बराबर x इंटू 4, मतलब अब मैंने एक वेरिएबल को एक नए वेरिएबल में असाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू यहाँ पर ऊपर वाले लाइन में बदलती रहेगी, y की वैल्यू अपने आप से बदलती रहेगी। इसलिए ये जो मैं लाल रंग से मार्क कर रहा हूँ, इसके बाएं और दाएं साइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है दोनों हमारे वेरिएबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि r के अंदर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी हम असाइन कर सकते हैं और एक किसी नए वेरिएबल को भी हम किसी नए वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू x इंटू 4। अब इसके बाद में y की जो भी हमारी वैल्यू आती है उसमें हम x को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं x और y को, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक वेरिएबल हो गया जिसको हम हिंदी में कहते हैं चर, राइट। लेकिन शायद वेरिएबल नाम ज़्यादा पॉपुलर है, शायद मैं अगर शुद्ध हिंदी में आ जाऊंगा तो शायद आपको और कठिनाई होगी, तो इसलिए मैं एक जो आम हमारी भाषा होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव है चीज़ों को समझना। ये कोई हिंदी की क्लास नहीं है कि जहाँ पर मुझे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ही बात करनी है, और शायद मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ, इसलिए मैं एक जो आम हिंदी होती है मैं उसमें आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके, अब ये जो हमारा एक वेरिएबल है इसको मैंने एक नए वेरिएबल में z में स्टोर कर दिया, असाइन कर दिया। तो अब आप देखिए इस इक्वलिटी साइन के दोनों ओर हमारे पास वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि r के अंदर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और किसी वेरिएबल को भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम इसको r में करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू 40, तो अब आप ये देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ गई 40। अब मैंने डिफाइन कर दिया y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, राइट। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई 160। अब मैंने क्या कर दिया, z को डिफाइन कर दिया x प्लस वाई। अब देखिए क्या होगा, 160 प्लस 40 बराबर 200। तो अब z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 200। देखिए आ गई, राइट। तो ये हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग में ये तो उसकी आत्मा की तरह काम करेगा। ये जो फंडामेंटल है, ये आप अगर आगे कोई भी प्रोग्राम आर में लिखना चाहेंगे, ये एक उसकी आत्मा की तरह आपकी सहायता करेगा। अब इसके बाद हम अगले सिंबल पे आते हैं। एक आपने ये वाला सिंबल तो आप पहचानते ही होंगे, आजकल तो बहुत पॉपुलर है, ख़ासतौर पे जो हमारे यंग लोग हैं उनके बीच में हैशटैग नाम का एक नया एक शब्द आ गया है जो बहुत कुछ माने इंडिकेट करता है। तो ये उसी हैशटैग का हैश है ये। लेकिन आर में इसका क्या काम है? आर में इसका काम होता है कि अगर हम कोई भी सिंटैक्स अगर हम आर में लिख रहे हैं और अगर हम उस कमांड लाइन पर पहले स्थान पर अगर हम ये हैश का सिंबल अगर हम लगा देते हैं, लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसके आगे हमने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो खाली कमेंट है, उसके ऊपर आर को कोई काम नहीं करना है। तो ये हम जो हैश हमारा एक जो सिंबल है, चिन्ह है, इसको हम आर को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इस सिंबल की सहायता से हम आर को इन्फॉर्म करते हैं कि मिस्टर आर, यहाँ पर हैश लगा हुआ है, आपको इसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट करने की, काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगली लाइन पर आएं और जो कुछ भी मैंने लिखा है ये खाली कमेंट है। ओके, तो ये जो हमारा हैश सिंबल है ये एक कमेंट की जो स्टार्टिंग पॉइंट को ये आर को बताता है। तो ये हमारा एक सिंबल है किसके थ्रू हम आर में काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस
हैश का क्या इस्तेमाल होगा। अब आप सोचिए, आपके सामने कोई एक प्रोग्राम लिखने के लिए आया, अब आपने उसमें भिन्न भिन्न तरीके के वेरिएबल्स यूज करे। अगर आपके पास डेटा है हाइट, वेट, एज, आपने सपोज दिखा दिया कि x को आपने दिखा दिया हाइट, y को दिखा दिया वेट, z को दिखा दिया एज, और आपने x, y, z को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी पूरी प्रोग्रामिंग कर ली। अब आपने प्रोग्रामिंग तो x, y, z के फॉर्म में करके आपने किसी को भेज दिया, लेकिन अगले को कैसे समझ में आएगा कि आपका x हाइट है कि वेट है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम को एक अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें अपने कमेंट भी डालते जाते हैं। कमेंट डालने से क्या होगा, ये जो इंसान उस प्रोग्राम को पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, और साथ में मुझे भी कुछ समय के बाद मैं जब ये भूल जाऊंगा कि मैंने x और y, z से क्या लिया था, तो ये मुझको भी, ये मेरी भी सहायता करेगा। इसलिए ये कमेंट का साइन भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही आवश्यक होता है। और एक अच्छा प्रोग्राम वही होता है जहां पर हम उस प्रोग्राम के अंदर मैंने जो जो भी सिंबल्स यूज़ करे हैं, जो जो चिन्ह यूज़ किए हैं, जो जो लॉजिक यूज़ करे हैं, उसको मैं कमेंट करके लिख दूं, सो दैट कि अगर हमारे अलावा कोई भी इंसान अगर उस प्रोग्राम को देखने की कोशिश करता है तो उसको ये समझ में आ जाए कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं। इसके लिए मेरा कमेंट साइन यूज़ होता है। और आर में इस कमेंट, या आर क्या, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें एक सिंबल कमेंट के लिए हरदम दिया जाता है। आर में ये सिंबल है हैश। भूलने के लिए, अगर आप भूल जाते हो, हरदम रिमेंबर #हैश। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक उदाहरण की। मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया #mu is the mean। मान लीजिए मैंने किसी प्रोग्राम में अपने, अगर मैंने कुछ अगर यूज़ किया है म्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि म्यू हमारा मीन है। ऐसे ही मैंने अगर आपको दिखाया कि अगर मैंने ये लिख दिया x <-40, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू हमारी 40 हो गई। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे हैश लगा दिया है तो ये हमारा कमांड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया x = 40, और जब मैंने देखा कि x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। अब मैंने अगली लाइन में ऐड कर दिया x = 60। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैंने लगा दिया हैश साइन, तो ये हमारा क्या हो गया, कमेंट हो गया। अब कमेंट के बाद हम इसको जब एंटर करते हैं और जब हम x की वैल्यू को देखते हैं तो हम देखते हैं ये वैल्यू हमारी 60 नहीं आई, ये तो वैल्यू 40 आई है पहले वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कमांड हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और उसी तरीके से अगर हम उसको कोई भी कमेंट लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश, और इसके आगे जो मन चाहे मैं लिख सकता हूँ। चलिए मैं आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में कंसोल में करके मैं दिखाता हूँ। ओके, चलिए इस स्क्रीन को कैसे साफ करना है, Ctrl+L। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली x = 100। अब x = देखिए क्या हो गया 100। अब अगर मैंने एक वैल्यू ले ली x = 200 तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि x = 100 की जगह अभी x = 200 हो गया। अब मैं करता हूँ हैश x = 300। अब कायदे की बात क्या है कि जब हम इसको एंटर करेंगे तो x की वैल्यू को क्या होना चाहिए, 200 की 300। देखते हैं, चलिए देखिए x की वैल्यू क्या आती है, 200। मतलब ये जो मैंने अभी कमांड एग्जीक्यूट किया है इसका इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये जो हमारी x = 200 आई है ये हमारी पहले वाली वैल्यू ही आई है। अर्थात जैसे ही मैंने यहाँ पे ये हैश साइन लगा दिया, आर को पता चल गया कि मुझे इस कमांड का इस्तेमाल नहीं करना है और हमको आगे लाइन में बढ़ जाना है। और इसी तरीके से आप अगर देखिए, अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो म्यू इज़ द मीन, तो देखिए ये कुछ आपको बोल देगा एरर। लेकिन आप क्या चाहते थे, तो आप उसको कमेंट करना चाहते थे तो आप इसी सेंटेंस को लिखोगे, लेकिन पहले स्थान पर आप हैश लगा दोगे। तो देखिए अब आप इसको एग्जीक्यूट करिए, कोई एरर नहीं आती है, कोई गलती नहीं आती है, और ये आपको दिखा रहा है कि एक खाली एक कमेंट है बस ये। अब आपका कोई अगर 100 लाइन का, 1000 लाइन का, 2000 लाइन का कोई प्रोग्राम अगर है तो यहाँ से आप इसको दिखा सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से कमेंट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके इस्तेमाल करने वाली हैं। ओके,
अब इसके बाद हम एक और जो हमारा आर का पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। आर जो हमारा है केस सेंसिटिव है, रिमेंबर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट में कोई अगर मैंने सिंबल लिया है, उदाहरण के लिए मैंने लिया कैपिटल एक्स, और स्मॉल लेटर का जो अल्फ़ाबेट होता है उसको अगर लिया है स्मॉल एक्स, तो ये एक्स और एक्स दोनों ये अलग अलग हैं। अगर हम कहते हैं कि x इक्वल टू 40 है और x इक्वल टू 50 है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं। राइट, ये बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं ये। इसीलिए आपको हरदम याद रखना है, और ये एक आर की प्रोग्रामिंग में गलती होने का बहुत बड़ा कारण होता है कि आपने डिफाइन किया, आपने इसको कैपिटल एक्स और बाद में आपने इसको टाइप कर दिया स्मॉल एक्स। अब पता चला कि आपने कैपिटल एक्स को तो वैल्यू दी थी 40 और स्मॉल एक्स को की थी 50। आप इसमें से ऐड कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आपको अगर 2x करना अगर है तो आपने इसको 2 स्मॉल एक्स कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 50 मतलब कि 100। लेकिन आपको चाहिए क्या थी, आपको तो जो आपकी आवश्यक वैल्यू जो आपको चाहिए थी वो तो 2 × x थी, कैपिटल एक्स। तो ये 2 × 40 होनी चाहिए थी और ये 80 होनी चाहिए थी। लेकिन बहुत बड़े प्रोग्राम में आपको ये कभी पता ही नहीं चलेगा। और एक बहुत बड़ी एक कॉमन मिस्टेक होती है कि कभी अगर हम अपने जैसे MS वर्ड में अगर हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं और अगर उसको हम कॉपी करके अगर हम यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वर्ड में या बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऑटो कैपिटल का एक ऑप्शन होता है, ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन होता है कि अगर आपने लाइन के आरंभ में कोई अगर लेटर लिखा है और आप जैसे ही आगे बढ़ोगे वो अपने हिसाब से कैपिटल लेटर बन जाता है। तो अगर आपने किसी प्रोग्राम को अगर आपने MS वर्ड या इस तरह के सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, तो उसमें से गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। हम इसीलिए आपको कहते हैं कि अगर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है तो आप जो आर कंसोल का GUI एडिटर है या जो आर स्टूडियो का GUI एडिटर है, आप वहाँ पर लिखिए, वहाँ पर इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। ओके, तो अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दो वैल्यू ली हैं, कैपिटल X इक्वल टू 40 और स्मॉल x इक्वल टू 50। अब मैं इसको देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए ले लिया है स्मॉल x इक्वल टू 40 और यहाँ पे मैंने ले लिया है कैपिटल x इक्वल टू 50। मैंने एक मिस्टेक कर दी, मुझको चाहिए था कैपिटल x इक्वल टू 40, लेकिन मैंने स्मॉल x कर दिया, और स्मॉल x हमको चाहिए था 50, मैंने उसको कैपिटल x 50 कर दिया। अब जब हम आउटकम देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे दिमाग में तो यही है कि हम ये चाहते हैं कि स्मॉल x इक्वल टू 50 आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारा ये आएगा x इक्वल टू 40। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 40 मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। ओके, तो चलिए अब इसको हम पहले R में करके देख लेते हैं एक बार कि ये कैसा लगेगा। ओके, अब हम देखिए यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू लेते हैं। कैपिटल X इक्वल टू सपोज 70 और स्मॉल x इक्वल टू सपोज 80। अब आप देखिए कैपिटल X को दबाएंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी 70, और स्मॉल x को दबाएंगे तो ये आएगी 80। आपको अगर x में देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम इसमें से कोई और वेरिएबल ले लेते हैं L। कैपिटल L इज इक्वल टू 700 और स्मॉल L इज इक्वल टू सपोज 900। तो अब आप देखिए कैपिटल L की वैल्यू क्या आएगी 700 और स्मॉल l की वैल्यू क्या आएगी 900। राइट, सो दैट मीन्स R इज केस सेंसिटिव। चलिए अब इस स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं सो दैट कि आगे हमारे काम आ जाए। कंट्रोल L दबाइए। ओके, नाउ अब आप अपनी स्लाइड्स में आइए और हम देखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को। अब आप ये देखिए, जब भी आप कभी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग में आप ये हरदम कुछ वैल्यूज़ ऐसी देना चाहते हैं जो एक साथ अपने आप से एग्जीक्यूट होती रहे, अपने आप से उस पर काम होता रहे। तो अब अगर आपको इन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को देना है तो कैसे दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया अभी, आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें से आप अगर ये देना चाहते हैं x इक्वल टू 10, तो कोई समस्या नहीं है, आपने लिख दिया x इक्वल टू 10। लेकिन अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं x इक्वल टू 10 और 20, तो आप इसको कैसे लिखेंगे।
इसको लिखने का आर में तरीका ये है कि हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 10 और 20, और लेकिन बिना भूले हुए आप यहाँ पे लिखोगे c। c का मतलब होता है कॉन्केटनेट, और आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कंबाइन, मतलब, और हिंदी में अगर हम कहें तो जोड़ना। तो अगर हम x इक्वल टू, अगर हम खाली 10 और 20 ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये मुझको कुछ गलती देगा। लेकिन जब हम x इक्वल टू c 10 20 लिखेंगे तो ये r को बताएगा कि मिस्टर r, आप इस डेटा सेट में अंदर आइए और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है c। इसका मतलब है कि जहाँ से आपका ये लेफ्ट ब्रैकेट आरंभ हो रहा है, वहाँ से जो पहली वैल्यू मिले वहाँ से काम करना शुरू करिए और आप अंत तक आते जाइए जब तक कि आपको इस ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिले, राइट ब्रैकेट नहीं मिले, और उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेट करके दी हुई हैं, आप उस हर एक वैल्यू का इस्तेमाल करिए। ओके, तो अगर हमको आर में अपने डेटा को देना है, डेटा को कंबाइन करके देना है, तो हमारा कमांड होता है सी, और इसका हमारा फॉर्मेट क्या होता है कि सी के साथ हम ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं और उन सारी वैल्यूज़ को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम कहें कि मुझको ये 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 इन 5 संख्याओं को कंबाइन करना है, तो हमारा कमांड होगा सी और ब्रैकेट में 6 7 8 9 10, और हर एक वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ओके, अब हम देखिए यहाँ पे आपको पहले कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, फिर हम आपको आर कंसोल में लेकर के आएंगे। मैंने देखिए कोई एक वेक्टर लिया y, और इसमें मैंने कोई यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया, कोई सी कमांड नहीं दिया, और इसको टाइप किया तो ये मुझको कह देता है एरर, मतलब कुछ मिस्टेक हो रही है। फिर मैंने इसमें एक ब्रैकेट लगा दिया और फिर से मैंने y की वैल्यू को देखा तो ये हमको फिर से एरर दिखा देगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया y c और ब्रैकेट के साथ में 6 7 8 9 10। अब इसको जब मैंने किया तो हमको ये सही आंसर मिल गया। ओके, अब हम देखिए इसको ज़रा सा पहले आर कंसोल में आपको करके दिखा दें, सो दैट कि आपको मुझ पर भरोसा हो जाए। ओके, अगर मैंने अपना मैं वैल्यू लेता हूँ x इक्वल टू सपोज 1 2 3 4, और मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए क्या रहा है, गलत हो गया, कुछ गलती हो रही है, राइट। और हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है कि हम ये चाहते थे कि x इक्वल टू 1 भी हो जाए, x इक्वल टू 2 भी हो जाए, x इक्वल टू 3 भी हो जाए, और x इक्वल टू 4 भी हो जाए। लेकिन जो अलग अलग है ना, हमको तो एक साथ चाहिए। तो मैंने क्या कोशिश करी, मैंने किया x इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख दिया 1 2 3 4। मैंने एंटर किया, देखिए फिर से गलत दे दिया उसने। अब की मैंने क्या किया, अब इसमें से मैंने c लगा दिया यहाँ पे, x इक्वल टू c, और ब्रैकेट में लिख दिया 1 2 3 4। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4। अब अच्छा, मान लीजिए कि आप ये लिखना चाहते थे और आपने एक ये बीच का कॉमा हटा दिया, गलती से आपसे छूट गया, और आपने 1 2 3 4 तो लिखा, लेकिन आपने इसके बीच का जो कॉमा था वो आपसे गलती से छूट गया। अब क्या होगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4? नहीं, देखिए क्या आता है, x इक्वल टू 1 2 34, 1 2 और 34। इसका मतलब क्या हुआ कि आर की जो भाषा है उसमें से ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा इसको ये बताने की कोशिश करता है कि कहाँ कहाँ पे इसको ब्रेक करना है। अब आपने 3 और 4 के बीच में कोई चूंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया है, तो ये 34 ही समझ रहा है, 34 ही समझ रहा है। तो ये हमारा एक आर का तरीका होता है। लेकिन इसमें आगे जाने से पहले हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि ये जो हमने लिखा है ना, ये मैं इसको लाल कलर में कर रहा हूँ, इसीलिए ये जो मैंने x इक्वल टू c करके मैंने जो भी वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करके दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं डेटा वेक्टर, राइट, डाटा वेक्टर। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये नाम इंट्रोड्यूस किया ना, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों? वेक्टर तो आपने बहुत तरीके के पढ़ के रखे हुए हैं। कुछ वेक्टर आपने मैट्रिक्स और वेक्टर वाले पढ़ के रखे हुए हैं, कुछ आपने वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर पढ़ के रखे हुए हैं, कुछ आपने साइन कोसाइन को यूज करते हुए
डायरेक्शनल वेक्टर्स पढ़ के रखे हुए हैं। तो ये कौन सा वेक्टर है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसका मैंने नाम दिया है डेटा वेक्टर। डेटा वेक्टर के माने पता क्या होता है? ये खाली एक डेटा का वेक्टर है, ये मैट्रिक्स वाला वेक्टर नहीं है और ना ये वेक्टर कैलकुलस वाला वेक्टर है। मैट्रिक्स वाले वेक्टर में क्या खास बात होती है? मैट्रिक्स में जो वेक्टर होता है वो भी एक मैट्रिक्स होता है। अगर वो रो वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है, तो उसमें से रो और कॉलम की संख्या उसमें से एक एक हो सकती है। तो वो हमारा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल अलग है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को यहां पे लाने की कोशिश मत करिए। हम जब कहेंगे डेटा वेक्टर तो इसको एक आसान भाषा में आप उसको डेटा वेक्टर की तरह समझिए, जहां पे मैंने भिन्न भिन्न डेटा वैल्यूज को एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया है, बस सिर्फ इतना किया है। ओके, जब हम मैट्रिक्स वाले वेक्टर की बात करेंगे देन हम आपको पूरा समझाएंगे कि मैट्रिक्स वाले वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वेक्टर वाले उस वेक्टर को जो हमारा मैट्रिक्स थ्योरी में आता है उसको डिफाइन करने के का रूल अलग होता है, उसका कमांड अलग होता है और उसके ऑपरेशन जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। ये मेरा डेटा वेक्टर है जहां पे मैंने खाली वैल्यूज को कंबाइन कर दिया है और यही बात सिर्फ आपको अपने दिमाग में बैठानी है। ओके, अब हम देखिएगा आगे आने वाले ऑपरेशंस में आपको हम दो तरीके के ऑपरेशन बताएंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, बोर्डमास रूल, जो भी आपने सिंपल कैलकुलेटर के रूल पकड़ रखे हैं। मैं आपको पहले तो एक सिंगल अंकों पर बताऊंगा। मैं 2 और 2 को खाली मल्टीप्लाई करूंगा, 2 और 2 को ही ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। उसके बाद में ये जो सिंगल नंबर है इसकी जगह मैं डेटा वेक्टर ले लूंगा। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे कि अगर हम 2 सिंगल डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो क्या होता है। हम अगर 2 डेटा वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या होता है। हम अगर एक डेटा वेक्टर और एक अगर सिंगल वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, ऐसा कुछ भी करना चाहे तो उससे क्या होता है। तो अब ये हमारे सामने बहुत सारे सवाल खाली हो गए। इसमें घबराने की क्या बात है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप उसमें से देखिए क्या क्या होता है। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर क्या दिक्कत की बात है। चलिए हम सबसे पहले एक सबसे आसान वाले उदाहरण लेते हैं। और जैसे आप कैलकुलेटर में काम करते हो ना, कि अगर आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करते हो। जैसे आपको 3 × 5 करना है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हो, 3 और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है स्टार और दबा देते हो 5 और फिर दबा देते हो इक्वलिटी साइन या एंटर। बात तो एक ही है। जो आपका कैलकुलेटर में इक्वलिटी साइन होता है, बराबर का चिन्ह होता है, वही तो हमारा कंप्यूटर के कीबोर्ड पे एंटर साइन होता है। राइट, यही तो करना है आपको। चलिए हम आगे करते हैं। ओके, अब हम देखिए यहां से आपको बताने जा रहे हैं कि आर को हम भिन्न भिन्न तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपको 2 नंबरों को जोड़ना है आर में तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे आपने पहले किया है कैलकुलेटर में, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। 3 + 5 ये हमको 3 और 5 को जोड़ देगा और जिसका आंसर आ जाएगा 8। तो 3 + 5 हमारा क्या हो गया, कमांड, और 8 हमारा क्या हो गया, आउटपुट। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे हैश के साइन से लिख दिया है। तो जब इसको अगर हम आर पर भी लिखेंगे ना तो ये 3 + 5 को तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब ये हैश के आगे जो लिखा है उसको कैलकुलेट नहीं करेगा ये। ओके, और उसी तरीके से अगर मुझको 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कमांड होगा 3 * 5। इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ने का हमारा कमांड है प्लस धन का चिन्ह जो हम बचपन में पढ़ते थे, और मल्टीप्लाई करने का कौन सा सिंबल है, स्टार। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हम अपने बुक्स में पढ़ते थे, किताबों में गणित के साइन, वो कुछ क्रॉस करके पढ़ते थे ऐसे, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम इसको स्टार की तरह साइन यूज करते हैं। ओके, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर मैंने इसी आउटपुट को आपको दिखाया भी है। 3 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 8, और 3 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15।
क्यों? अरे 3 5 15 होता है भाई। ओके चलिए, ऐसे ही अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है, तो कैसे करेंगे? जो आपने बचपन से आज तक नियम पढ़ा हुआ है खाली उसी को तो फॉलो करना है। अगर मुझको 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 3 माइनस 5 लिख देंगे बस। ये माइनस साइन जो होता है यही तो दिखाता है कि हमको दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है या किस वैल्यू को किस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। यही कमांड हमारा यहाँ भी चलेगा और इसका आंसर हमारा आ जाएगा -2। और उसी तरीके से अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, भाग देना चाहते हैं, तो आपने किताबों में पढ़ा था हमारा कुछ सिंबल ऐसा होता है। अगर हम 5 में 2 का भाग देना चाहते हैं तो हमारा सिंबल कुछ ऐसा होता था, एक ही हाइफन साइन लिख करके ऊपर नीचे हम दो बिंदु लगा देते थे। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में करते हैं तो इसको हम बैकस्लैश से लिखते हैं। तो ये हमारा साइन हो जाएगा 5\2। और ये अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो जैसे देखिए आपने करके बचपन में करके रखा है, 2 2 जा 4, 5.4 गया 1, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 कर दिया और 2.5 हो गया 10 और रिमाइंडर 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 2.5। ओके, ये मैंने आपको इसलिए करके बताया है, शायद आपको हंसी आ रही होगी अपने ऊपर या हमारे ऊपर कि मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके क्यों दिखाया है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको कुछ और तरीके के भी डिविजन्स करके दिखाऊंगा। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ पर आपके ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन चारों तरह के होते हैं, हो सकता है उसके अंदर कुछ ब्रैकेट्स भी हों, तो वहाँ पर हमारा जो आपने बचपन में अपना एक नियम पढ़ कर रखा है, BODMAS मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का B, ऑफ का O, डिवीजन का D, मल्टीप्लिकेशन का M, एडिशन का A, सब्ट्रैक्शन का S। जो आपने पढ़ के रखा था रूल, वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब मैं आपको इसको नहीं बताऊँगा, ये तो फिर आपको हम पर भी हंसी आएगी कि इतना छोटा सा काम मैं क्यों बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन लिखूंगा तो इसके अंदर BODMAS का रूल चलेगा और ये हमको यहाँ पर ऐसा आउटकम दे देगा। चलिए, इसको हम करने के पहले हम आपको इसको R में करके दिखाते हैं। चलिए, अब आप देखिए, अगर मैं करता हूँ 4 + 7, देखिए ये हमारा कितना हो गया? 11। अगर मैं करता हूँ 4 - 7, तो देखिए क्या हो गया? -3। ओके, अगर मैंने कर दिया 4 × 7, तो देखिए क्या हो गया? 28। 4 7 = 28। और अगर मैंने कर दिया 4 / 7, तो देखिए हमारा क्या आ गया? 0.5714,286। ओके, इसी तरीके से अगर हम आपको आसानी करनी है तो 8 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर हमारा पॉइंट में भी आता है और इंटीजर में भी आता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ओके, तो और अगर मान लीजिए 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3.331, लेकिन ये 6 डिजिट के बाद में अपने आप से रुक जाएगा, राइट। और अगर 20 को आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए ये उसी रूल को फॉलो करेगा, ये 6 से आगे जाता जाएगा और अंत वाली नंबर को ये राउंड ऑफ कर देगा। ये सब तो नियम आपको मालूम ही होंगे। ओके, आप इन जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही हैं कि 6 होनी चाहिए, कि 4 होनी चाहिए, कि 20 होनी चाहिए, कि 2 होनी चाहिए, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे धीमे धीमे बात करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है उसको करना चाहते हैं, सपोज कि हम कहें 9 + 7 - 8 × 5 / 3 + 89 - 78 / 54 + 456 एंड सो ऑन। देखिए इसमें जो BODMAS का जो भी आप रूल अगर हाथ से निकालना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही में हम आपको देखिए ब्रैकेट का भी काम दिखाते हैं। 2 ब्रैकेट 4 + 1, इसका आंसर क्या आएगा? 4 + 1 5 और 5 × 2 10। आपको
उम्मीद है कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 5 इंटू 10 10 आएगा, 5 इंटू 2 10 आएगा। ये सही है। इसने कह दिया एरर। क्यों? क्योंकि ये तो हम गणित में तो समझते हैं कि ब्रैकेट के पहले जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, लेकिन ये आर नहीं समझता है। तो आर को अगर आपको दिखाना अगर है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन बताना पड़ेगा। आर बिल्कुल आपके एक बिल्कुल घर के छोटे बच्चे जैसा होता है जिसको आपको सब कुछ बताना पड़ता है, ये अपने आप से कुछ नहीं समझता। और फिर आप देखोगे तो आपका आंसर 10 के बराबर आ गया। ओके, उसी तरीके से आप अगर कोई भी अगर आप एक्सप्रेशन लेते हो 9 प्लस से है ब्रैकेट में 7 माइनस 8 इंटू हेयर 5, 78 माइनस से 8 79 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9 एंड सो ऑन। कुछ भी आप अगर, और अगर आपको अगर दो ब्रैकेट भी भीगर लगाने अगर हैं, अगर कि 7 प्लस 9 माइनस 12, तो ये भी पॉसिबल है। बट आपको बस यही करना है कि जितने आपने ब्रैकेट लगाए हैं उतने ही ब्रैकेट, कितने आपने ब्रैकेट खोले हैं उतने ही ब्रैकेट से आप उसको बंद भी करना है। देखिए आपका आंसर आ जाएगा। और एक मिस्टेक करते हैं हम लोग, पुराना वाला एक्सप्रेशन लेकर के मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा सिंबल है ग्रेटर देन साइन, ये मेरा प्रॉम्प्ट साइन है। इसके अलावा क्या कोई सिंबल होता है? अब मैं आपको देखिए दिखाता हूँ क्या होगा। यहाँ से ये एक प्लस साइन दे रहा है मेरे को, ये प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा है, प्लस साइन दे रहा है। प्लस साइन का मतलब पता क्या है कि आपका अभी सिंटैक्स खत्म नहीं हुआ है, आपने कुछ छोड़ दिया है। अब क्या छोड़ा है ये आपको देखना है। अब यहाँ तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट का साइन छोड़ दिया है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगा दिया और जैसे ही मैंने ये साइन लगाया और मैंने एंटर किया, आपको आंसर देखिए मिल गया। और ये वही आंसर मिला जो आपको ऊपर मिला था। तो यहाँ से मैंने आपको देखिए दिखाने की कोशिश करी है कि आपके पास यहाँ पे कई तरह के प्रॉम्प्ट साइन हो सकते हैं। तो जहाँ पर अगर ये प्लस लिख करके आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आगे आपको कंटिन्यू करना है। और जब आपका ये प्रॉम्प्ट साइन बन के आ जाए तब आप ये समझ लीजिए कि आपका सिंटैक्स कंप्लीट हो गया है। और अगर इसको एंटर करने के बाद में अगर आपका फिर से प्रॉम्प्ट साइन आ जाता है, इसका मतलब कि आपका कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। और अगर ये प्रॉम्प्ट साइन नहीं आता है तो इसका मतलब कि कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और आपने कोई गलती करी है। जैसे कि आपने देखिए ये वाली गलती करी थी, जब आपने किया तो आपका यहाँ पे आ गया एरर, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट साइन के पहले एरर आ गई, मतलब कि आपने कोई मिस्टेक करी है। लेकिन आप अगर इसी कमांड को आप अगर यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, देन आप इंटर करोगे तो देखिए कोई एरर नहीं आई और आपका फिर से आपका प्रॉम्प्ट साइन आ गया और उसके पहले आपका जो उत्तर है वो भी आ गया। तो ऐसे आपको इन कैलकुलेशंस को आगे समझना है आर के अंदर। ओके, अब हम आपको एक और कमांड बताते हैं जिसको कहते हैं पावर ऑपरेटर। पावर का मतलब पता है आपको ना? घात। घात मतलब कि अगर आपको निकालना है 2 की घात 2, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2, तो ये इसका मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2, मतलब कि हमको 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारा आ जाएगा 4। अगर हम लिखते हैं 2 क्यूब 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3, इसका मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हमको ये जो है ये हमको बता रहा है कि हमको कितनी बार 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो ये जो हमारे पावर ऑपरेटर होते हैं इसको हम बोलते हैं पावर ऑपरेटर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं घात। ये जो हमारे पावर ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम आर में एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हमारे पास 2 तरह के सिंबल हैं। हम एक तो हैट साइन आप देखोगे आपके कीबोर्ड में होता है, इसको हम बोलते हैं हैट साइन। हम हैट साइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम 2 स्टार अगर हम लगा दें, मतलब कि 2 बार हम मल्टीप्लाई करने का साइन लगा दें अगर हम, तो इसको भी हम पावर ऑपरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो जैसे उदाहरण के लिए आप अगर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 हैट 3, इसका मतलब पता है क्या हुआ? 3 क्यूब, मतलब 3 इंटू 3, इसका आंसर आपका आ जाएगा 27। और इसी चीज़ को अगर हम ऐसे भी लिख दें 3 डबल स्टार 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी इसका आंसर आपका 27 आ जाएगा। तो आपका जो पावर ऑपरेटर होता है एक तो हो गया हैट साइन या
2 स्टार्स, आप इसमें से किसी को भी यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी को हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो आपको ये मालूम है कि अगर मुझको 1/√2 की वैल्यू अगर निकालना अगर है तो हम इसको कैसे निकालते हैं, 2⁻⁻⁻², या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻⁻⁻0.5। और अगर हमको अगर खाली √3 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻1/2 इज इक्वल टू, और या इसको हम ऐसे लिखते हैं 3⁻0.5। तो इसी रूल को हम यहाँ भी लगाते हैं R के अंदर। और अगर हमको इस तरह के पावर ऑपरेटर्स में अगर किसी फ्रैक्शन को भी लेना है तो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मुझे √3 की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 3⁻0.5 और इसकी वैल्यू हमारी 1.732051 आ गई। और इसी को अगर मुझको डबल स्टार के फॉर्म में लिखना है तो उसको मैंने 3⁻0.5 लिख दिया, तो भी मुझको √3 की वैल्यू ही मिलेगी। और अगर मुझको 1/√3 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने यहाँ पे 3⁻⁻0.5 लिख दिया। अब आप यहाँ पे चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, ये आपकी इच्छा है। ओके, अब हम जरा सा इन्हीं ऑपरेशन को आपको हम R कंसोल पर करके दिखाते हैं। Ctrl L दबा के सबसे पहले मैंने अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लिया। अब मैं देखिए करता हूँ 2⁻3, इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 3 दैट इज़ 8। और इसी काम को मैंने अगर 2⁻3 कर दिया तो देखिए आपको क्या मिल गया, 8, एक ही चीज़ मिल गई। और अगर 2 मैंने अगर 0.5 कर दिया तो ये हमको √2 मिल जाएगा। और अगर मैंने अगर 2 -0.5 कर दिया तो हमको 1/√2 की वैल्यू मिल जाएगा। और इसी काम को अगर हम डबल स्टार की जगह अगर हम हैट भी कर देते हैं 2⁻0.5 तो ये भी हमको √2 की वैल्यू देगा। देखिए आप यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हो। और ऐसी अगर मुझको अगर 1/√2 की वैल्यू निकालनी है तो भी हम इसमें से डबल स्टार की जगह हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि ये वैल्यू हमारी यहाँ पर हो गई। ओके, सो अब हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। और इस लेक्चर में आपने देखा कि हम R को एज अ कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे ऑपरेशन बहुत ही आसान है। आज के ज़माने में अगर किसी बच्चे को ये कहा जाए, किसी कैंडिडेट को, स्टूडेंट को ये कहा जाए कि आपको कैलकुलेटर नहीं आता, तो ये बहुत अचंभे की बात होगी। तो ये कैलकुलेशंस हमारे कैलकुलेटर की तरह से हो रहे हैं। बॉडमास का रूल लग रहा है, बस आपको यहाँ पे पावर ऑपरेटर है जो एक आपने अलग से सीखा है। और डिवीज़न का सिंबल अलग होता है, लेकिन वो भी बिल्कुल कैलकुलेटर की तरीके से है। तो अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के, जहाँ पे आप अपने हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो, आप वो एग्जाम्पल लो, अपने हाथ से कैलकुलेट करो और उसको देखो कि अगर आपको वही काम R में करना है तो आप कैसे करोगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप धीमे धीमे करके सीखते जाओगे। पहले हाथ चलाना, फिर सांस लेना, और अंत में आपकी रिवर पार हो जाएगी। तो आप छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिए, R में प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।